यस बेटा देखो, तो लास्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट हम लोग कवर कर रहे थे कि हम लोग डिमांड और सप्लाई क्यों करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की। ये मेरी अराउंड थर्ड और फोर्थ क्लास है सिर्फ और सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज की स्टूडेंट। तो मेरा अब मैं डायरेक्टली टॉपिक पर आ रहा हूँ, और मेरे पास लास्ट क्लास था कि सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्यों होती है जी, रीजंस बताओ। डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो गया था, मैंने रेमन से पूछा कि रेमन तू फॉरेन करेंसी की डिमांड करता क्यों है, तो रेमन बोलता कि मैं फॉरेन करेंसी की डिमांड कुणाल सर इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे वहां से ना कुछ गुड्स इंपोर्ट करवाने होते हैं। कुणाल सर मैं फॉरेन करेंसी की डिमांड इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे वहां पर फॉरेन करेंसीज में कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होती है कंट्री के अंदर। सर वहां ना मेरे कुछ रिलेटिव्स रहते हैं, उनको कुछ पैसे भेजने होते हैं, तो ट्रांसफर्स के लिए, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज के लिए, इंपोर्ट के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए रेमन डिमांड करता था फॉरेन एक्सचेंज की। और सिर्फ रेमन नहीं, इंडिया के अंदर हम लोग फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड किस किस रीजंस की वजह से कर रहे हैं वो बता रहे थे। नेक्स्ट मेरे पास आता है कि सप्लाई क्यों हो रही है, कोई बात नहीं उल्टा बोल लो। अगर वो आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो तो सुन, वो आपकी कंट्री के इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो क्या देंगे, ऐसा कौन सा है उनके पास, डॉलर कौन सा है, डॉलर हमारे लिए क्या है। तो वो इंडिया में क्या करना चाहते हैं, इन्वेस्ट, वो इंडिया ठीक है, इंडिया में क्या करना चाहते हैं, तो वो देंगे तो किस में, हमारे पास क्या आएगा, फॉरेन एक्सचेंज क्या आएगा। बट वो हमने मांगा नहीं, वो अपने आप मिला है, अपने आप, जो अपने आप मिलता है उसको सप्लाई बोलते हैं, जो हम मांगते हैं उसे डिमांड बोलते हैं। मेरी बात समझ आई यार, किसको बात समझ आई, रेज योर हैंड्स। जो अपने आप मिलता है वो सप्लाई होता है, जो हम लोग मांगते हैं वो क्या होता है जी, डिमांड। क्या होता है। अच्छा वो लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन करेंसी में उनको अपनी कंट्री करेंसी को क्या कराना पड़ेगा, कन्वर्ट, तभी वो इंडिया में क्या कर पाएंगे, इन्वेस्ट। बट इंडियन करेंसी को लेने के लिए उन्होंने दी क्या, अपनी करेंसी दी क्या, और उनकी करेंसी हमारे लिए है क्या, फॉरेन एक्सचेंज। तो ये क्या होगी, सप्लाई क्या होगी, वो भी सप्लाई किस चीज की, फॉरेन एक्सचेंज की। सप्लाई किस चीज की, फॉरेन एक्सचेंज की। देखो सप्लाई क्यों होती है फॉरेन एक्सचेंज की, उन्होंने क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है किसका, गुड्स एंड, एक्सपोर्ट करना है किस चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब इंपोर्ट करवा रहा था मैं फॉरेन से, तो मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए थी, फॉरेन करेंसी चाहिए थी। अब मैं क्या कर रहा हूं जी, एक्सपोर्ट्स, क्या कर रहा हूं, तो मेरा फॉरेन करेंसी आएगी, जो अपने आप आता है उसे क्या बोलते हैं, सप्लाई। जो मैं मांगता हूं वो क्या होता है, डिमांड। अच्छा वहां डिमांड कर रहा था तो वो इंपोर्ट्स लिखा था, यहां सप्लाई कर रहा हूं तो क्या लिखा है, एक्सपोर्ट्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बाहर के लोग हमारी कंट्री में क्या कर रहे हैं, अपने आप क्या आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज, क्या आ रहा है। तो द अमाउंट विच द फॉरेनर्स इन्वेस्ट इन दी होम कंट्री इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बाहर के लोगों के कुछ रिलेटिव्स हमारे घर में, हमारे कंट्री में रहते हैं, तो वो अपनी कंट्री से इंडिया के अंदर क्या भेज रहे हैं, ट्रांसफर्स, क्या भेज रहे हैं, मैंने मांगा अपने, तो ये भी क्या है, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीजेस इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स एंड अदर रेमिटेंसेस फ्रॉम दी अब्रॉड। या फिर वो लोग इंडियन करेंसी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ये सोचे कि जब इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी तब उसे बेच देंगे। तो इंडियन करेंसी लेने के लिए पहले उनको देना क्या पड़ेगा, अपनी कंट्री करेंसी, और उनकी कंट्री करेंसी मेरे लिए क्या है जी, तो मतलब वो दे रहे हैं क्या, फॉरेन, हमारे पास क्या आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज, अपने आप आ रहा है, यस। जो अपने आप आए उसे बोलते हैं क्या, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो अपने आप आए तो उसे क्या बोलते हैं जी, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर मैं खुद मांगू तो उसे क्या बोलते हैं, डिमांड, क्या बोलते हैं। और सर आज के टाइम पर फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन नहीं होता है विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो एक बहुत फेमस क्वेश्चन था ये, कि हम लोग डिमांड और सप्लाई किस किस रीजंस की वजह से करते हैं, किस चीज की जी, फॉरेन एक्सचेंज की। सब डिमांड वाला लास्ट क्लास में बता दिया था, सप्लाई वाला अभी बताया आपको, और ये भी ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड द फॉरेन एक्सचेंज। रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड द, सर देयर इज एन डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई एंड द फॉरेन एक्सचेंज। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट, बोलो ना कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट, कैसा रिलेशन है सर, कैसे डायरेक्ट, ये देखो बच्चों, डायरेक्ट कैसे बच्चों, ये देखो। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, क्या आपको बताया था, यहां पर हमेशा क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। रेट का मतलब जो मैं क्या करता हूं, सेक्रीफाइस, क्या करता हूं, यहां पर क्या आता है हमेशा, फॉरेन एक्सचेंज रेट। और यहां मेरे पास क्या आता है जी, फॉरेन एक्सचेंज।
ये मेरे पास है फॉरेन एक्सचेंज रेट और ये मेरे पास क्या है जी, फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट इतना था, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई इतनी हो रही थी। यहाँ लिख देता हूं आगे सप्लाई, पता लगे सप्लाई की बात कर रहे, डिमांड की बात नहीं कर रहे। अगर रेट ज्यादा है मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, क्या ज्यादा, मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, मतलब मेरी करेंसी की वैल्यू कम, उनकी करेंसी की वैल्यू, तो वो जब उनकी करेंसी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, तो वो सप्लाई भी तो क्या करना चाहेंगे, ज्यादा। रेट हमारी तरफ सोचना जाता है जी, रेट कम हो गया मतलब मुझे सेक्रीफाइस, आर फॉर रेट, रेट का मतलब सेक्रीफाइस, अगर रेट कम हो गया तो मतलब मुझे सेक्रीफाइस कम करना पड़ रहा है, रेट कम हो गया तो मैं सेक्रीफाइस कम करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, सुनो, जब मुझे सेक्रीफाइस कम करना पड़ रहा है तो मेरी करेंसी की वैल्यू, मुझे सेक्रीफाइस कम करना पड़ता है, मेरी करेंसी की वैल्यू और उनकी करेंसी की वैल्यू, और जब उनकी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएंगी तो वो हमारी कंट्री में अपनी करेंसी की सप्लाई, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई में, सही यार, फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट, कैसा रिलेशन है, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो मेरे साथ बोलना काव्या, कैसा है, बढ़िया मेरे भाई। फॉरेन एक्सचेंज रेट, रेट का मतलब है रेट ऑफ सेक्रीफाइस, क्या मतलब है, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो रेट बढ़ रहा है मतलब आप सेक्रीफाइस भी, और अगर आप सेक्रीफाइस ज्यादा कर रहे हो तो आपकी करेंसी की वैल्यू, उनकी करेंसी की वैल्यू, और जब उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़े तो वो सप्लाई भी, फिर वो सप्लाई भी क्या करेंगे, ज्यादा, वो सप्लाई भी क्या करेंगे, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो रहा है, रेट क्या हो रहा है, पहले पूरी थ्योरी बोलना, रेट क्या हो रहा है, तो मेरी करेंसी की वैल्यू, उनकी करेंसी की वैल्यू, तो वो फिर बोलो सप्लाई, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होता है तो उनकी तरफ से सप्लाई भी, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो उनकी करेंसी सप्लाई भी, तो मतलब कैसा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट, कैसा हो गया, तो ये डायरेक्ट रिलेशन का ये रहा सप्लाई कर, तभी तो डायरेक्ट रिलेशन की वजह से सप्लाई कर कैसा बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग, कम ऑन, कैसा बनता है, तो यहां बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड, प्राइस नहीं है, रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड सप्लाई। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर प्राइस तो हुआ, जो रेट का मतलब होता है जो आप दे रहे हो, तो देते हैं तो चीजों का क्या होता है, वो प्राइस, कोई बात नहीं। हाँ जी, तो क्या बोल रहे हैं, देयर इज एन, कम ऑन, देयर इज एन डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड द सप्लाई ऑफ दैट, हायर द, अगर उनकी करेंसी की वैल्यू बहुत बढ़ती रहेगी तो वो सप्लाई भी तो ज्यादा करना चाहेंगे, तो क्या बोल रहे हैं, द हायर द प्राइस द हायर इज द सप्लाई ऑफ, एंड द लोअर द प्राइस द लोअर इज द सप्लाई ऑफ। और कृषि उसी चीज से बेटा देखो एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल रीड कर लो जी सारे एक बार, और बताओ कि आपको क्या इसका मतलब समझ आता है, मतलब साफ सा यही होगा जी, पहले $50 का था अब 60 का हो गया, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू कम होगी, उनकी करेंसी की वैल्यू, पहले डॉलर देते थे, पहले डॉलर देते थे इंडिया से ₹50 का गुड लेते थे, आज डॉलर दे रहे हैं इंडिया से 60 का गुड ले रहे हैं, ऑब्वियसली बात है अब वो ज्यादा लेंगे, इसका मतलब आप सप्लाई ज्यादा, यही लिखा हुआ है, पढ़ लो एक बार, वो छोड़ से अब क्या आगे क्या होगा, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूं कि सप्लाई में और फॉरेन एक्सचेंज रेट में मतलब प्राइस में क्या रिलेशन होता है। देख लो, द प्राइस ऑफ यूएस डॉलर फॉल्स, 40 से 50 से 40 हो गया, पहले वो $1 खर्च करते थे, तुमको लग रहा होगा शायद से मैं तुमसे ऐसे बात कर रहा हूं तो ये बहुत इजी है, यही क्वेश्चंस आएंगे अभी आगे, तब ये सोचना पड़ता है, जैसे मैं भी सोचवा रहा हूँ, देखो पहले वो डॉलर खर्च करते थे हमारी कंट्री से 50 का गुड लेते, आज भी वो सेम डॉलर खर्च कर रहे हैं हमारी कंट्री से 40 का गुड लेंगे, अब ज्यादा लेंगे, अब पहले डॉलर खर्च करने में कितने गुड मिलते थे, वही डॉलर खर्च करने कितने मिल रहे हैं, चीजें उनके लिए क्या हो गई, महंगी, क्या हो गई, अब वो लोग हमारी कंट्री से गुड्स की डिमांड, मतलब अब वो अपनी करेंसी की सप्लाई, ये लिखा हुआ,
The price of the US dollar in India falls from 50 to 40. It means that USA could buy rupees worth of goods from by parting with $1 देके कितने गुड मिलते थे? 50 से कितने मिलते थे? Now it can buy goods worth only rupees. That means Indian goods become poor. Therefore USA buys of, और जब वो हमारी कंट्री से गुड ही कम खरीद रहे हैं, मतलब हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई भी क्या होगा? अब भाई सप्लाई, अगर अब वो डॉलर, अब वो लोग हमारे कंट्री से अब गुड्स कम लेंगे तो ऑटोमेटिकली कम लेंगे तो धीरे धीरे चीजें में चेंजेस आएंगे और अपने आप हमारे पास क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट अपने आप इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। आपको पता है, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब आप ले ही नहीं रहे गुड, अब क्योंकि गुड तो क्या हो गए? महंगे। गुड क्या हो गए? तो जब गुड लेते नहीं हो, जब फिर वो क्योंकि वो महंगे थे इसलिए गुड नहीं ले रहे, अब गुड की डिमांड क्या होगी? कम, तो अपने आप उसका प्राइस भी क्या हो जाएगा? कम। ये पूछ रहा था, बता रहा था एक। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। कुणाल सर, ये ऑलरेडी यहां से पहुंचने से पहले हम लोग कवर कर चुके हैं सर। ये होता है मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये था सर मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज। सर रेट इतना, हम डिमांड इतनी कर रहे हैं। सर रेट बढ़ गया, सर डिमांड, सर रेट बढ़ गया, सप्लाई भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। रेट कम, सप्लाई भी कम। सर ये क्या हो गया मेरे पास? सप्लाई क्या हो गया? सर अगर मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट ये रहा और फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड ये रही, सर रेट इतना, मैं इतना डॉलर लेता हूं, कल को रेट बढ़ गया, रेट बढ़ गया मतलब मुझे सैक्रिफाइस क्या करना पड़ रहा है? ज्यादा। तो भाई सॉरी, मैं फॉरेन करेंसी की डिमांड कर दूंगा कम। रेट कम हो गया मतलब मुझे सैक्रिफाइस क्या करना पड़ रहा है? कम। तो मैं फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ा दूं। ये रहा मेरे पास कौन सा कर्व? डिमांड। तो डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज अ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसा होता है? और सप्लाई कर्व कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग। कैसा होता है? और आपको अच्छे से पता है कि यहां पर डिमांड और क्या मिलते हैं जी? सप्लाई। डिमांड और क्या? उसी से डिटरमाइन होता है क्या? फॉरेन एक्सचेंज रेट। टॉपिक का नाम क्या है जी? एक्सप्लेन द प्रोसेस। कम ऑन, एक्सप्लेन द, क्या नाम है टॉपिक का? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ। तो डिटरमाइन करने का प्रोसेस बताओ कि फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है जी? The flexible exchange rate is determined by the interaction of the forces of, आवाज जितनी नहीं आ रही जितने बच्चे बैठे हैं जी क्लास में। There are 3 types of exchange rate जी। फर्स्ट कौन सा था? हाँ जी, फर्स्ट कौन सा था? फिक्स एक्सचेंज रेट। फर्स्ट कौन सा था? फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स का मतलब कौन फिक्स करता था? गवर्नमेंट। सेकंड कौन सा है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड, तो बोल क्यों नहीं रहे? बोलो। द फ्लेक्सिबल रेट इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड एट द लेवल वेयर डिमांड फॉर is equals to the supply of, as seen in the diagram, demand and supply of foreign exchange are measured on the, डिमांड और सप्लाई कहां मेजर होती है? एक्स एक्सिस पे। कहां मेजर होती है? और फॉरेन एक्सचेंज रेट कहां मेजर होता है? वाई एक्सिस पे। DD is the downward sloping demand curve of foreign exchange and SS is the upward sloping supply curve of, and both the curve intersect each other at point E. This equilibrium exchange rate determined, इसको क्या बोलते हैं? फॉरेन इक्विलिब्रियम, फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। अब क्या होता है, मैं अगर, ये तो आना पक्का है, पेपर में पक्का आना है ये, तो मैं अगर बोलता हूं बच्चों को, बच्चों ठीक है एक काम करो, लिखो डिटरमिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, लिखो, तो बच्चे डिटरमिनेशन बता लिखते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। दैट्स खत्म। जबकि ये यहां से लेकर यहां तक सेम बात लिखी हुई है, बट उसको एक्सपैंड करके, दैट डिमांड कर्व इज द डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व इज द अपवर्ड, डिमांड एंड सप्लाई इज मेजर्ड ऑन द एक्स एक्सिस और फॉरेन एक्सचेंज मेजर्ड ऑन द वाई एक्सिस। Wherever demand intersect the supply, that intersection point give rise to the equilibrium foreign exchange rate. ये पूरा प्रोसेस ऐसा लिखना है।
इसका मतलब क्या है जी? डायग्राम बनाना है, डायग्राम में इंडिकेट करना है, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे कि यस आपने बताया है। सिर्फ ये लिख के कुछ नहीं होगा, एट द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, दैट्स इट। ऐसा नहीं होगा जी। ग्राफ को और इस पूरी लाइन को, डी इज अ डाउनवर्ड्स, एस इज अ सप्लाई कर्व, इंटरसेक्शन पॉइंट इज नोन एज ई, ई इज द इक्विलिब्रियम आउटपुट। सब कुछ बताना है आप लोगों ने। ऊपर वाले की एक्सप्लेनेशन दी हुई है। मीनिंग ऑफ लास्ट टॉपिक जी, मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आपके हिसाब से क्या होगी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? किसे कहते होंगे? मुझे मार्केट का मतलब बता दो चलो वैसे ही। मार्केट इज अ प्लेस, मार्केट इज अ where buyer and yes, market is a place where buyer and seller meet for the exchange of goods and sorry, क्षमा करो, goods and services नहीं है, foreign exchange है मार्केट ही। तो मार्केट इज द प्लेस वेयर देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसीज, देयर इज एक्सचेंज ऑफ फॉरेन, क्या बोलते हैं जी? फॉरेन एक्सचेंज। तो बोल जरा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज डिफाइंड एज दी, बोलो ना, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज डिफाइंड एज दी in which foreign currencies are bought and sold. Market in which, come on, market, come on, market, a market in which foreign currencies are bought and sold. Foreign exchange market is not a place but a system. ये कोई जगह नहीं, ये क्या है? एक सिस्टम। क्योंकि आज ना फिजिकल मार्केट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑटोमेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पता लगता है। वेयर फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द फॉरेन बैंक, ब्रोकर्स होंगे बीच में, जो डिमांड सप्लाई करते होंगे, बैंक्स होंगे, सेंट्रल बैंक। द बायर एंड सेलर ऑफ फॉरेन करेंसी, द बायर एंड सेलर ऑफ आर सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, ब्रोकर, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, टूरिज्म, इमिग्रेंट्स, इन्वेस्टर, सारे। सर फंक्शंस क्या होते हैं मार्केट का? अरे पहला फंक्शन तो मुझे पता ही है, मार्केट में एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू को दूसरी कंट्री करेंसी की वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करना होता है। पहला काम ही यही, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट काम ही यही। अपनी करेंसी लेके जा, किसी और कंट्री के अंदर करेंसी कन्वर्ट कर ले, अपनी कंट्री करेंसी लेकर जा, उसको किसी और कंट्री करेंसी कन्वर्ट कर ले। सबसे पहला काम, सबसे बड़ा काम जिसके लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बनी है, दैट इज कन्वर्जन। तो तू मुझसे टॉपिक पूछ रहा क्या? फंक्शंस। क्या टॉपिक पूछ रहा है जी? फंक्शंस। फंक्शंस किसका जी? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन बच्चे, इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ फॉरेन करेंसी। फर्स्ट फंक्शन, अरे बोलो बोलो, पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इंटरनेट। सबने बात सुननी है उसकी, क्या बात कर रही है भाई? हमें पता लग नहीं आई, तूने अटेंडेंस मार्क करी थी? तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बस सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम, वो चलो वो तो आपकी बात तो समझ आ गई मुझे। हाँ जी देखो जरा एक बार, हाँ जी, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? कन्वर्जन। क्या होता है? वो ये लिखा हुआ जी, लिखा हुआ, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग द फॉरेन करेंसी फ्रॉम वन कंट्री टू दी वेयर इट इज। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम तो कुणाल सर है ही, जिसके लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बनी थी, जिसके लिए कुणाल सर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बनी थी। दूसरा काम, प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड, प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड। ओह, इसका मतलब समझो रेमन एक कंट्री है, अगर इस कंट्री को क्यों हंस रहे? रेमन एक कंट्री, इस कंट्री को ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग मतलब क्या करना है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। और तुमको पता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए होती है? फॉरेन करेंसी। रेमन कंट्री गरीब कंट्री, इसका नहीं है पैसा, जान मुझ के जा, उसमें असली बात है ही नहीं। तू बता है फॉरेन करेंसी। अब रेमन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना जिसके लिए उसको क्या चाहिए जी? फॉरेन करेंसी।
इसके हाथ में फोन है, सलोनी सच बता दे, देख लेना टांगे तोड़ दूंगा तेरी, मैं बता रहा हूँ है। यस देखो बेटा, देखो देखो बस देखो, अब रेमन को क्या चाहिए, पैसा, क्योंकि पैसा नहीं फॉरेन करेंसी चाहिए, क्या चाहिए, किसी और कंट्री से उसने गुड मंगवाने से क्या चाहिए, फॉरेन करेंसी। तो भाई ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाओ और उससे उधार ले ले। ओ, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑल्सो प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटी। ये तो मेन काम था ही, कि एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री के अंदर करेंसी के अंदर कन्वर्ट, ये तो मेन काम है ही। दूसरा काम आ गया, प्रोवाइड्स क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्रोवाइड क्रेडिट फॉर। थर्ड फंक्शन एंड लास्ट फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, दैट इज नोन एज हेजिंग फंक्शन। कभी कभी अकेला डिफाइन करने में आया था, एक्सप्लेन हेजिंग। हेजिंग का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मुझे डर लग रहा है कि अगर आज, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वो चेंज होते हैं ना, दैट इज वेदर, हाँ सीजन चेंज होते हैं, तो इसमें क्या होता है सुनो, जैसे अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है, अब तो देखो अब आई होप जल्दी से आ जाएगा विंटर सीजन, तो फिर तब आप लोगों को एसी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, नहीं होगी, तब ऑल ओवर वर्ल्ड में एसी का प्राइस कम हो जाएगा, इंडिया के कंपैरिजन में देखा जाए बहुत सस्ता मिलेंगे। अब गर्व कह रहा है कि सर मेरा काम ही यही है, एसी का बिजनेस करता हूं मैं। गर्व जानबूझ के एसी परचेज करता है दिसंबर में, सस्ते होते हैं, सच बता रहा हूँ 50% 50% शायद से मैं कम बोल रहा हूँ जी, हाँ जी सच बता रहा हूँ आपको, बट एक थोड़ी मिलेगा इसको। तो ये करता है लॉट में मंगवा लेता है दिसंबर में, जो आधे से भी कम रेट में मिल जाते हैं जी। अब मंगवा के रख लेगा, भाई रखने की कॉस्ट, मंगवाने की कॉस्ट, 3 महीने तो रखने हैं, खराब होने की कॉस्ट, वारंटी की कॉस्ट। ये क्या चाहता है अपने मन से, क्या चाहता है कि आज जो प्राइस चल रहा है यूएस में, इसका आज के प्राइस पे बुक कर लेता हूँ, मंगवा बाद में लूंगा, आज के प्राइस में क्या कर लेता हूँ, बुक कर ले। अब इसको डर भी है कि अगर मैं आज नहीं मंगवाया और मार्च में फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या आ गया, चेंजेस, तो भी यही एसी महंगे भी हो सकते हैं और बहुत सस्ते, कुछ भी हो सकता है, पर महंगे होने के चांसेस ज्यादा है। पर ये कहता भगवान जी आज का प्राइस लॉक कर दो, कुछ करवा के प्राइस आज का लॉक हो जाएगा, थोड़ा अमाउंट पे करना, आज का प्राइस क्या हो जाएगा, लॉक। अब ये मार्च से मंगवाएगा उसी प्राइस से मिलेगा, चाहे वो बढ़ गया हो चाहे वो कम हो। ये फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करवाता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इस फैसिलिटी को बोलते हैं हेजिंग फंक्शन। मतलब कि स्टार्ट, प्रोसेस का स्टार्ट आज हुआ, एंड बाद में होगा, आज के प्राइस पे हम लोगों ने बुक कर लिया। इस फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलते हैं, हेजिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन, तो देखो हेजिंग मींस, प्लीज देखना बेटो, हेजिंग मींस कवरिंग एंड, इसको रिस्क लग रहा था एक्सचेंज करने में कि आज सब $70 का है, कल 80 का होगा ना, पूरी इन्वेस्टमेंट जितने पैसे कमाने सब जीरो हो जाएंगे अपने आप। तो क्या बोल रहे हैं, हेजिंग मींस कवरिंग एंड इट इज डन बाय द फॉरवर्ड एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। हाँ ओहो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, ऑन द स्पॉट एंड फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। ऑन द स्पॉट एंड फॉरवर्ड। ऑन स्पॉट का मतलब क्या होता है साहब बता, आज गए आज ही मंगवा लिया यही रेट पे जो था। फॉरवर्ड क्या हो गया, आज बुक करा मंगवा बाद में लिया, आज के रेट पे क्या करा, बुक मंगवा बाद में। जैसे कि आप अगर करंट सिचुएशन में देखेंगे तो आप ये काम गोल्ड में भी कर सकते हैं। काफी सारे हमारे पास ऐसे होंगे सेलर्स जो आज के प्राइस पे आपका गोल्ड बुक कर देंगे, फिर आप 3 दिन बाद भी ले लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, 3 महीने बाद तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कम भी हो गए तो फिर मोस्टली कहाँ तो बढ़ गए तो फायदा तेरा, फायदा है, फायदा हाँ। बट बहुत कम लोग ये चीज प्रोवाइड करवाते हैं और टाइम को देखकर, और अच्छे सेलर्स के अपने अच्छे क्लाइंट्स के साथ ऐसी चीज होती है, नहीं तो कुछ स्कीम्स आती है, थोड़ी हर सेलर ऐसा करता है कि आज से बुक कराओ कल। 99% सेलर क्या करते हैं, गोल्ड सेलर क्या करते हैं, कहते हैं आप गोल्ड लेना है आपने 1 साल बाद लेना है, आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स ले लो, अपने क्या ले लो, इंस्टॉलमेंट्स, तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो हम पे कर देंगे बस। पर मैं पूछा कि रेट कौन सा मिलेगा, कह रहे जिस दिन गोल्ड लेने आओगे ना उस पैसों का, उस दिन का जो रेट होगा वही मिलेगा। कुछ क्लाइंट्स के साथ या कुछ स्कीम्स के ऐसा हो सकता है कि बुक आज करवा लो, ले 4 5 10 दिन बाद कर ले। अब फॉर एग्जाम्पल कोई फेस्टिवल है यार, फेस्टिवल है,
अब उस फेस्टिवल में गोल्ड का प्राइस बहुत कम हुआ है, मैं सोच रहा हूँ कि चल एक काम करता हूँ, क्या परचेज कर लेता हूँ गोल्ड, पर पैसे नहीं है। चल ठीक है 3-4 दिन बाद कर लूंगा, बट तब पैसे आ जाएंगे, तब शायद से क्या पता गोल्ड का रेट बढ़ जाए। तो फिर आज फेस्टिवल था, आज तो वो डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट। तो फिर मैंने आज के प्राइस पे बुक करवाया, और 3-4-5 दिन 7 दिन जब मेरा क्या आए पैसे, तब मैंने ले लिया। इसे कहते हैं हेजिंग फंक्शन। ये तो गोल्ड वोल्ड की और जनरल मार्केट की बात हो रही है, सॉरी हम मार्केट की बात कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कोई गुड सर्विस खरीदा बेचा नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज। तो इसका मतलब मेरे भाई मेरी बात सुन, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 3 तरह के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। टॉपिक का नाम है फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। टॉपिक का नाम है जी फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो फर्स्ट फंक्शन इज कन्वर्जन, फर्स्ट फंक्शन इज कन्वर्जन, सेकेंड इज क्रेडिट, प्रोवाइड्स क्रेडिट, थर्ड फंक्शन हेजिंग। ये 3 फंक्शन है यार किस चीज के यार, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। किसके जी, फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 2 तरह की होती है, एक कौन सी होती है स्पॉट, और एक कौन सी होती है फॉरवर्ड। और नाम से पता लग भी रहा है कि स्पॉट और फॉरवर्ड में किस चीज का डिफरेंस होगा। क्या बोल रहे हैं, स्पॉट मार्केट, इट अकर्स इफ द ऑपरेशन इज ऑफ it is also called a current market. Spot rate of foreign exchange rate is useful for the, it is important to calculate the strength of the domestic currency with respect to all. Forward कौन सी होगी, the forward market for foreign exchange covers transaction which occurs at a, कब अकर होगी भाई, एट अ, usually the most international transaction occur much that is beyond the value date when the transaction is signed. वह ट्रांजेक्शन की साइन करने की डेट अलग है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट और डिलीवरी की डेट अलग। तो क्या बोल रहे, सिंस ट्रांजेक्शंस आर कॉन्ट्रैक्टेड एट एंड कंप्लीटेड ओनली एट, कॉन्ट्रैक्ट आज बना बट ट्रांजेक्शन कंप्लीट बाद में होगी जी। इट हेल्प्स बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व टू हेज, इन्वॉल्व टू हेज। हेज का मतलब होता है किसी का भी फायदा हो सकता है और किसी का भी नुकसान। क्या पता गुड देने वाले का फायदा हो और गुड लेने वाले का नुकसान, क्या पता गुड लेने वाले का बाद में क्या हो जाए नुकसान और गुड देने वाले का क्या हो जाए। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट किसी के हाथों में नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लोग ऐसा करते क्यों हैं भाई, टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ड्यू टू द एडवर्स चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट के बढ़ने कम होने से बड़े बड़े लॉस और प्रॉफिट हो जाते हैं किसी किसी को, तो लॉस को कवर करने के लिए ये फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट यूज करी जाती है जी। इट इज कॉल्ड हेजिंग। बोलो इसको क्या बोलते हैं, इट मींस रिस्क मैनेजमेंट। टू अर्न इट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन। जरा प्रॉफिट कमाने के लिए जान मुझसे कर रहे हो, उसे कहते हैं स्पेकुलेशन। लॉस ना हो इसलिए कर रहे हो, उसे कहते हैं हेजिंग। हेजिंग का दूसरा नाम क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। क्लियर। ये आप लोगों के पास नहीं बच्चे, ये आप लोगों के पास टॉपिक था फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये आपके पास टॉपिक था बच्चे फॉरेन एक्सचेंज। इससे पहले आप लोगों ने टॉपिक मेरे साथ कवर किया है बीओपी, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। देयर टू टाइप्स ऑफ, हाँ जी, करंट अकाउंट एंड करंट अकाउंट डिवाइड इनटू, फर्स्ट इज, सेकंड इनविजिबल डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, सर्विसेज, ट्रांसफर्स एंड कैपिटल डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, investment, lending and borrowing and change in foreign exchange. There are 2 types of transaction, autonomous and, there are 2 types of transaction, autonomous and accommodating. Autonomous transaction are independent transaction जिसको बोलते हैं above the line items. Accommodating are, बेटे इतनी पार्टीज और इतनी ट्रिपें हो चुकी है ना, अगर तेरे मार्क्स नहीं आए ना, तुमको देखा चिमटा, तो तुमने देखा चिमटा, हाँ जी, गवर्नमेंट बजट पता है कितने पार्ट्स होते हैं, रिसीट्स और receipts divided into, first is
एक्सपेंडिचर डिवाइड इनटू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड ऑब्जेक्टिव्स कर रहे थे बजट के। मेरे अकॉर्डिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा मात्र चैप्टर है जो मैं लास्ट में दोबारा कराऊंगा, जबकि मैं करवा चुका हूं अभी ओवरव्यू और वो करवाया है, ओरली करवाया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी खत्म हो चुकी है। बताओ चैप्टर कौन सा रहेगा? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट मैं उसको करवाना नहीं मानता, पर जबकि मैंने अपने पूरी जान लगाई है 6 क्लासेस में जी इनकम एम्प्लॉयमेंट में। अगली 4 क्लासेस और चाहिए उसके लिए, और थ्योरी लिखने के लिए, न्यूमेरिकल्स करने के लिए, बट वैसे जनरली बता रहा हूँ, ओरली वैसे फिनिश है। कोई चैप्टर अभी तक ऐसा नहीं है मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो रह गया फिनिश, पूरी मैक्रो फिनिश थी। आई बात समझ आई? तो जो बच्चे नहीं आए थे क्लास में क्या करूं? इनकम एम्प्लॉयमेंट जिन्होंने अटेंड नहीं करी थी, हाँ जी क्वेश्चन लिखो फर्स्ट।